वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है लीना और हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है, जीडीपी, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम बेसिक सा कवर कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टडी। ठीक है, इकोनॉमिक्स है तो किसी न किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहा होगा। ये एक सब्जेक्ट है जो पढ़ता है किसके बारे में, कि इकोनॉमी के अंदर इतने सारे हमारे रिसोर्सेज हैं, पर वो रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स हैं, मतलब उनकी कमी है। उन कमी होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे मैं एलोकेट कर सकती हूँ उन रिसोर्सेज को। तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है? उन स्केयर रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सभी का वेलफेयर हो सके। ठीक है, ये चीज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among the different people। यहाँ पे different people कौन से हो सकते हैं? कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर्स हो सकता है। कंज्यूमर्स के अंदर भी कैटेगरीज हो सकती हैं, कोई हाई प्रोफाइल का हो सकता है, कोई लो प्रोफाइल में हो सकता है। ठीक है, कैटेगराइजेशन हो सकती है। तो मेन काम इकोनॉमिक्स का क्या रहेगा? जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से अच्छे से यूज करना है सोसाइटी के अंदर, ताकि उनको सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है। पर डेफिनेशंस अगर मैं बात करूं तो काफी सारी दी गई हैं इकोनॉमिक्स की। डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट रहे, उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। जैसे सबसे पहले आए आपके एडम स्मिथ। ठीक है, ये नाम याद रखना है जरूर से, एडम स्मिथ, ही इज द गाय। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, ही इज एडम स्मिथ और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने डिफाइन किया कि वेल्थ क्या, अगर आप इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हो, किसी भी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको वेल्थ एक्वायर करने पड़ेगी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जब उन्होंने दी थी, ये 1776 की बात हो रही है। ठीक है, 1776 में इनकी किताब आई थी। उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ठीक है, ये इनकी बहुत ही फेमस किताब रही है, 1776 के अराउंड आई थी। अब देखो ये टाइम पीरियड कौन सा है? 1776 की बात हो रही है। उस टाइम पे मर्चेंट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे और उनका मेन पर्पस क्या होता था? बुलियंस को एक्वायर करना, मतलब जितना ज्यादा उनके पास सोना चांदी इस तरह की चीजें होंगी, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा वहां पर वेल्थ होगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वेल्थ एक्वायर करना किसी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया चीज है और वहीं से उन्होंने ड्राइव की आपकी वेल्थ की डेफिनेशन। तो इतना कुछ याद भी नहीं रहेगा, इट्स ओके, पर कितनी सी चीज याद रखनी है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हैं। इनकी किताब आई थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब आई थी? 1776 में आई थी। और इनकी डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। दैट्स इट, इतना सा काफी रहेगा। बाकी डेफिनेशन याद भी नहीं रहती है, कोई बात नहीं। उसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन जो बहुत ही फेमस है, अगेन ये दी है आपके एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर ये मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, आपके एडम स्मिथ ने दी थी, या फिर डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ये मैच द फॉलोइंग में भी ये चीज आ सकती है। ठीक है, तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने दी। अब इन्होंने क्या कहा कि वेल्थ के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, पर वेल्थ के साथ साथ आपको ह्यूमन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह का है, उसका वेलफेयर कैसे हो सकता है, उसका वेलबींग कैसे हो सकता है, उस चीज को स्टडी करना भी जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया? दूसरा एस्पेक्ट जोड़ दिया, एक तरह से कह सकते हो वेल्थ डेफिनेशन के अंदर, दैट इज वेलफेयर। ऑन द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इट इज स्टडी ऑफ वेलबींग। ठीक है, ये वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वेलबींग की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ लेना सोसाइटी वाला एक्सपेक्ट किसने लाया? आपके एल्फ्रेड मार्शल ने लाया। एल्फ्रेड मार्शल का नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कई बार इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं। ठीक है, किसका फादर? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है मेरी डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी, जिसको लियोन रॉबिन्सन ने दिया था। ठीक है, लियोन रॉबिन्सन ने दिया था, ही इज द गाय बिहाइंड दिस डेफिनेशन। 1932 में ये डेफिनेशन आई थी और इन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमन की नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, पर उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। ठीक है, और उन्हीं रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी हैं। अब आप अपने पास देख लीजिए, आपके पास कोई अगर पैसा है तो पैसे के कितने सारे यूजेस हैं।
आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहां पे क्रिएट होती है। या तो मैं पूरा का पूरा पैसा जो है अपना बैंक के अंदर रख सकती हूँ, ठीक है, उसको इंटरेस्ट खाती रहूँ वहां पे, या फिर मैं उसको खर्च कर सकती हूँ, ठीक है। अब खर्च करना है वो कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, अगेन वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाता है वहां पे। तो इसीलिए इनका मानना था कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज जो कैसे हैं, लिमिटेड है, स्कार्स है, ठीक है। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी, लियोन रॉबिन्सन ने दी। कब दी, 1932 में दी, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है। फिर चौथी डेफिनेशन जो है आपकी वो दी है आपके पॉल सैमुअल्सन ने। इसको कब दिया गया, 1948 के अराउंड इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या किया, स्कार्सिटी डेफिनेशन और आपकी वेलफेयर डेफिनेशन, इन दोनों को कह सकते हो कंबाइन कर दिया, ठीक है। वेलफेयर डेफिनेशन जो हमने देखी आपके एल्फ्रेड मार्शल की, और आपकी स्कार्सिटी डेफिनेशन जो लियोन रॉबिन्सन की थी, दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, मैच कर दिया, मिक्स कर दिया कि ग्रोथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स को रिलेट कर सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है जस्ट कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर ग्रोथ के अकॉर्डिंग आती है तो वो आपके पॉल सैमुअल्सन ने दी है। इतनी सी चीज हो गई। मैंने क्या देखा, हमने देखा 4 तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने डिफरेंट डेफिनेशन दी, वेल्थ की डेफिनेशन दी, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी, उन्होंने वेलफेयर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करने की कोशिश की। उसके बाद आपके लियोन रॉबिन्सन आए जिन्होंने स्कार्सिटी के हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं आपके ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो पॉल सैमुअल्सन रहे, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, ठीक है। इतनी सी चीज आई होप आपको क्लियर होगी। उसके बाद मैं देखती हूँ इकोनॉमी क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स अगर थ्योरेटिकल वर्जन है तो इकोनॉमी उसी चीज का प्रैक्टिकल वर्जन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है थ्योरेटिकल वर्जन, इकोनॉमी है प्रैक्टिकल वर्जन। इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमी काम किस तरह से करती है, ठीक है। तो इकोनॉमी हुई क्या, अब देखो ये एक तरह का सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है, इस तरह से समझेंगे, इकोनॉमी एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ एक चीजें हो रही होंगी जिसको मुझे पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है। अब वो चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन, यहाँ पे हो रहा है कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है, यह एक सिस्टम है जहां पर कुछ एक्टिविटीज हो रही है, और वो एक्टिविटीज क्या है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज हो रहा है। अब इन सभी चीजों को अगर स्टडी करने लग जाएंगे तो वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लस अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इतनी सी चीज है। It is the relationship between economics and the economy, simply saying is that of the theory and practice. Why former is a discipline studying the economic behavior of a human being, and latter is still frame picture of it. अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वर्जन, और उसी का प्रैक्टिकल वर्जन हो जाएगा मेरा इकोनॉमी, ठीक है। इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं कुछ एक मूलभूत समस्याएं होती हैं, ठीक है। वो चाहे मैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करूं या फिर मिक्स्ड की बात करूं या फिर सोशलिस्टिक की बात करूं, सभी में कुछ एक प्रॉब्लम्स रहती हैं। और वो कुछ एक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि मुझे प्रोड्यूस करना है तो क्या करना है, क्यों, अब मैं चॉइस क्यों कर रही हूँ इस चीज में कि मुझे कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, मैं सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है रिसोर्सेज कैसे हैं, कम है, वो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, वो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करनी पड़ रही है रिसोर्सेज के बीच में कहाँ पे उनको एलोकेट किया जाए, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अब मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं। चॉइसेस किस तरह की हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेरे पास कितनी चीजें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। क्या मैं कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है, कंज्यूमर के लिए भी प्रोड्यूस करना है तो किस तरह की कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है। क्या मैं फूड आइटम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, या फिर मैं क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, या फिर मैं प्रोड्यूसर के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर के लिए करना है, या फिर आप वॉर रिलेटेड डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हो, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हो, ठीक है, कंज्यूमर वाली आइटम्स के ऊपर, प्रोड्यूसर वाली आइटम पे, या फिर डिफेंस वाली आइटम्स के ऊपर, किन आइटम्स के ऊपर, क्योंकि चॉइसेस क्या है मेरे पास, अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है।
अनलिमिटेड चीजों को लिमिटेड चीजों के साथ मैच करना है तो मुझे चॉइस करने पड़ेगी, और वही एक इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम की बात है। दूसरी बात, हाउ टू प्रोड्यूस। अब इन चीजों को प्रोड्यूस करना है तो करने के तरीके क्या हो सकते हैं? मेरे पास, मैं मान के चलती हूँ, इकोनॉमी में दो ही तरीके हैं जिस तरीके से मैं चीजों को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। वो दो तरीके क्या रहेंगे? पहला तरीका आएगा लेबर इंटेंसिव, दूसरा आएगा कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव सिंपल शब्दों में मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस करनी है, कोई आइटम बनानी है, पर बनानी कैसे है? क्या मैं ज्यादा लोगों का यूज करूं, लेबर का यूज करूं और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करूं, या फिर मैं ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल करूं, हैवी मशीनरीज लगा दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी, उस चीज का ज्यादा यूज करूं? तो किसके ऊपर मुझे ज्यादा एम्फेसिस डालना चाहिए? वो भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर का यूज किया जाए ज्यादा या फिर कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल का यूज ज्यादा किया जाए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, फिर किस हिसाब से लेबर ज्यादा लगेगी या फिर कैपिटल ज्यादा लगेगी, ठीक है। इस तरह का डिसीजन लेना भी इकोनॉमी के लिए एक तरह की प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था कि प्रोड्यूस करना है तो करना क्या है? फूड आइटम पे फोकस करना है, डिफेंस आइटम पे फोकस करना है, या फिर प्रोड्यूसर के लिए आइटम्स बनानी है, हैवी मशीनरी लगानी है, क्या करना है? अब है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सिमिलरली मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर की प्रोडक्ट, कंज्यूमर के लिए कमोडिटी बना रही हूँ तो किस तरह का कंज्यूमर है? अब मैं कंज्यूमर को भी काफी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, लाइक किसी की लो इनकम है, किसी की हाई इनकम है, किसी की मिडिल इनकम है, ठीक है, किसी की इनकम काफी कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। किस तरह की कैटेगरी के लोग के लिए मैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर लो इनकम के लिए है तो उनके लिए 100 रुपए की आइटम काफी होगी क्या? या फिर अगर 500 रुपए की आइटम काफी होगी क्या? या फिर 1000 रुपए से ऊपर की आइटम मुझे प्रोड्यूस करनी है? क्यों? क्योंकि लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो 100 रुपए की आइटम को चीप मानेंगे, पर कुछ लोग उसी चीज को अफोर्डेबल मानेंगे और उस चीज को ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो किस तरह के लोगों के लिए फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि प्रोड्यूसर में भी किस कैटेगरी के प्रोड्यूसर के लिए मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है। चीजें बननी है तो बननी किसके लिए है, इस तरह की चीज, ठीक है। तो सेंटर प्रॉब्लम्स होगी मेरे पास 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसके बाद मैं देखूंगी कि चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी, इसको छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितनी तरह की इकोनॉमी के टाइप्स हैं मेरे पास। मेनली आते हैं आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको इस तरह से समझेंगे हम, ठहरो आगे वाले से समझ आएगा, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, कैपिटलिस्टिक से हम शुरुआत करेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, अब देखो ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? मेन शब्द आ रहा है मेरा निकल के कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी। मतलब ये पूंजीवादी भी इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया? आप ज्यादा फोकस करते हो प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। कैपिटलिस्टिक है, ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर वो फोकस करेगा। मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें होगी, मतलब गवर्नमेंट का पहली चीज क्या निकल के आई कि प्रॉफिट जो है उसका मेन मोटिव रहेगा। दूसरी चीज निकल के आई कि वहां पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा होगा? वो काफी ज्यादा लिमिटेड होगा, ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल होगा। ऐसा कहेंगे कि मार्केट के डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेगी नहीं। मार्केट के डिसीजन से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, मार्केट के डिसीजन से मेरा मतलब क्या है? जैसे प्राइस है किसी आइटम का, ठीक है, प्राइस जो है वो कौन फिक्स करेगा? वो मार्केट फिक्स करेगी। अब मार्केट खुद से थोड़े ना फिक्स कर देगी, वो करेगी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, इन दो तरीकों से, ठीक है। ये दोनों आपस में जहां पे भी टकराएंगे वहां पे आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। अब कैपिटलिस्टिक के अंदर ये काम जो है किसके द्वारा होगा? मार्केट की फोर्सेस के द्वारा। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी, गवर्नमेंट बीच में आके डिसाइड नहीं कर देगी कि हाँ नहीं इस प्रोडक्ट को जो है 100 रुपए में भी बेचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गरीब इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उस तरह की चीज नहीं होगी। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसका डिसाइड किया जाएगा प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर, ठीक है। इतनी सी चीज, पहली चीज आ गई, प्रॉफिट उनका मेन मोटिव है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा कहाँ तक? जहां तक उसका रेगुलेशन का दायरा है, ठीक है, रेगुलेशन का काम करना है उसको। पर उसको कहेंगे कि वो मार्केट के अंदर एंटर होकर काम करेगा तो वैसे नहीं होगा। इसलिए एक शब्द यहाँ पे एक और यूज किया जाता है, दैट इज लेजे फेयर, कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो कम होती है और मार्केट अपना काम अपने हिसाब से करती है, ठीक है। इतनी सी चीज होगी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक चीज
प्रॉफिट मोटिव हो गया। इसके अलावा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूएसए ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, यूएसए ने अडॉप्ट किया था। कब? आपको अभी ध्यान में होगा, थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात की थी? वेल्थ डेफिनेशन की बात की थी। किसने लाया था कंसेप्ट? एडम स्मिथ ने। उसी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो कह सकते हो कंसेप्ट पॉपुलराइज किया, नॉट गिवन बट पॉपुलराइज किया था, वो आपके एडम स्मिथ ने ही किया था। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए, तो मार्केट अपने हिसाब से काम करती रहेगी और जो चीजें हैं वो अच्छे से चलेंगी। अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी हमने पढ़ी सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, या फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों का डिसीजन, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों का डिसीजन कौन लेगा? वो आपकी मार्केट लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं रहेगी इसमें, मार्केट में उसका काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहे हैं? आपके मार्केट खुद ब खुद ले रही है इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे हम, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव। मेन मोटिव क्या आ गया? प्रॉफिट कमाना उनका मेन काम है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो होगी बहुत ज्यादा कम होगी। प्राइस जो है डिटरमाइन किया जाएगा आपका सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस के थ्रू, और ये एनकरेज करता है कंपटीशन को, और इनकम की इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर ज्यादा होने के चांसेस हैं। ज्यादा होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये वेलफेयर के ऊपर काम नहीं कर रहा है। मार्केट जो है किसी पे तरस नहीं खाती है कि हाँ ठीक है वो गरीब है उसके लिए मैं कम का दे दूंगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलती है, इसलिए इनकम की इनइक्वालिटी के बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं। अगर एग्जाम्पल लेना हो तो यूएसए, जो भी आपके डेवलप नेशन है, मोस्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पार्ट रहे थे। ये कब की बात हो रही है? 1776 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपके यूएसए से ही, ठीक है। उसके बाद आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसको किस तरह से देखते हैं? ओहो, अब हम देखेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी है क्या मेरी? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले कैपिटलिस्टिक था, कैपिटल के ऊपर फोकस हो रहा था। अब हम बात करेंगे सोशलिस्टिक की, तो सोसाइटी के ऊपर फोकस होगा, ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। अब ये सोसाइटी के ऊपर ध्यान दे रही है, इसका मतलब वेलफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। क्या प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ध्यान देता है सोशलिस्टिक या फिर वेलफेयर चीजों के ऊपर? चांसेस कम है, बहुत कम, ठीक है। तो मेन फोकस किसका रहेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट का। इस तरह के डिसीजन वेलफेयर का अगर काम करना है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यहाँ पर ज्यादा रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज्यादा रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है? नहीं, उसका मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर करना, ताकि सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनका क्या हो सके? कल्याण हो सके, उनके कह सकते हो इनइक्वालिटी जो है उनमें बहुत ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, ये चीजें। अब इसकी शुरुआत, इस कंसेप्ट को शुरू किसने किया था? वो उसमें नाम आएगा आपका कार्ल मार्क्स का, जिसको पॉपुलराइज किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। ये एक इंसान आए, इन्होंने क्या कहा कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वर्कर्स की, कहां पर? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। तो वो आइडियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, किसकी? वर्कर्स की, ठीक है, वर्कर्स की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। कहां पर? आपके कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो मतलब जितना भी आप सरप्लस कमा रहे हो, जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, वो एक्चुअली में क्या है? वो वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर हिम, ठीक है, एज पर द कार्ल मार्क्स, जितना भी प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर कमा रहा है वो सारा का सारा वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन है। और वो चीज कहां से कम की जा सकती है? कौन आ सकता है यहाँ पे अब आगे चढ़ के जो वर्कर्स की रक्षा करेगा? उसके लिए आता है आपका गवर्नमेंट। तो बोलते हैं गवर्नमेंट को इंटरवेंट करने की जरूरत है, और इसीलिए आपकी सोशलिस्टिक में ज्यादा फोकस होता है आपके वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, मेन जो मतलब मेन स्टेट से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? ये किसी एक इंडिया की स्टेट की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की और इंडस्ट्रीज की, जैसे कि चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है। मेन फोकस किसके ऊपर है? सोशल वेलफेयर के ऊपर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो विच मीन्स मेरा मेन पर्पस क्या है कि इनइक्वालिटी जो सोसाइटी के अंदर बढ़ सकती है वो क्या होनी चाहिए? कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, वो थोड़ी कम हो सके।
उसके बाद एम्फोसिस ऑन जॉब सिक्योरिटी, बेसिक नीड, सब्सिडाइज्ड सर्विसेज। सब्सिडाइज सर्विसेज कहाँ मिलती है हमें देखने को, जहां पे भी गवर्नमेंट का रोल होता है। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, वेलफेयर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था वो किया था आपके यूएसएसआर ने। आज के टाइम में वही क्या है आपका रशिया है। सोवियत संघ ने इसको फर्स्ट टाइम पे अडॉप्ट किया था 1929 के आसपास। और वो करने की जरूरत भी क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां निकली और आपका ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड आया, जिससे हमने कहा था कि नहीं, इसको हम पूरी तरह से नहीं मान सकते कि ये सही सिस्टम है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये लोग शिफ्ट हुए इस तरफ को, कुछ एक लोग जैसे कि आपका रशिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं बताई, वो क्या है आपकी प्राइसेस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। नहीं, ये तो बता दिया ना, हाँ ये बता दिया। देन आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? अब नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, दोनों चीजों का मिक्सचर होगा। दोनों चीजें कौन सी है मेरे पास? एक चीज आगे मेरे पास कैपिटलिस्टिक, दूसरी आगे मेरे पास सोशलिस्टिक। मतलब मैं कुछ एक चीजें जो मुझे अच्छी लग रही हैं कि यहाँ पे सोशलिस्टिक में ज्यादा सही हैं, और कुछ एक चीजें जो मेरी कैपिटलिस्टिक में सही हैं, जैसे मार्केट वाला फंडा वो कैपिटलिस्टिक में सही है। मैंने क्या किया, कुछ यहाँ से उठाया कुछ यहाँ से उठाया और दोनों को उठा के क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया, और वो बन गया मेरा मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट। ठीक है, इतनी सी चीज क्लियर। कॉम्बिनेशन फीचर होंगे कैपिटलिस्टिक के भी सोशलिज्म के भी, विच मीन्स दोनों को एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी आपका एग्जिस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपका एग्जिस्ट करेगा। दोनों ज्वाइंटली काम करेंगे इकोनॉमी को रन करने के लिए। क्या सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी? नहीं, कुछ एक डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, कुछ एक डिसीजन जो है आपके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। मार्केट फोर्सेस ऑपरेट विद स्टेट ओवरसाइट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ उसको ओवरलुक करती रहती है। ऐसा नहीं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाएं, वहां पे आके गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा सा वहां पे उसको रोक लेती है। पर इसके ज्यादा अगर वो इंटरवेंशन करने लगती है कि नहीं इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, वो चीज नहीं है। पर हाँ, आप एमएसपी के केस में ये चीज जरूर देखेंगे, उसको हम फर्दर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस को। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, इसमें आप मोदी जी का वो नारा याद रख सकते हो कि सबका साथ सबका विकास, वो वाली चीज है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, कि सबको साथ लेके चलना है, सबको इकट्ठा लेके चलना है। ठीक है, सोशल जस्टिस, सभी को सोशल जस्टिस में क्या आ जाएगा, इक्वालिटी की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी ना हो जाए, इनकम इनक्वालिटी या फिर जेंडर इनक्वालिटी, सबको साथ लेके चलना है। अब इसमें कंट्री के एग्जांपल में इंडिया है, फ्रांस है, ब्राजील है, ये आपकी किस तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट रहेंगी। अब यही चीजें हैं यहाँ पे भी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन है, इसके फाउंडर कौन थे, एडम स्मिथ ने इनकी शुरुआत की थी वेल्थ ऑफ नेशन में। फिर कुछ इसके कोर प्रिंसिपल रहेंगे, जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे, अगेंस्ट हैवी गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये आपका कंसेप्ट आ गया लेजे फेयर कि मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन होगी। अब यहाँ पे स्टेट जब भी लिखा हो, इट डजंट मीन कि इंडिया की स्टेट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस कम होगी। कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, ठीक है, ये वाली चीज रहेगी थी। जो आपके मार्केट फोर्सेज हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं कि ये इनविजिबल हैंड्स की तरह है। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इस फंडे पे ये काम करते हैं कि अगर कोई चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो मतलब उसका डिमांड अपने आप जनरेट हो ही जाएगी। ठीक है, पर इनविजिबल हैंड्स क्या है मेरी, कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की फोर्सेज हैं जिनको आप देख नहीं सकते पर वो काम जरूर करती हैं। वो एक तरह से उनमें टसल सी होती रहती है खुद ब खुद, और आपका प्राइस डिसाइड होता है उनके बेस पे। इनविजिबल हैंड, मार्केट फोर्सेज गाइडिंग द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड पब्लिक वेलबींग। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा किसी इकोनॉमी के अंदर, उतनी ज्यादा चीजें भी अवेलेबल होगी, कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये चीजें। अब स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म, देखो शुरुआत हो गई थी यूएसए से। जैसे ही उसने आजादी ली, मतलब जैसे उसको आजादी मिली, उसने क्या किया, इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया। मार्केट ड्रिवन डिसीजन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सारा का सारा कौन कर रहा है, मार्केट खुद ब खुद इसको डिसाइड करेगी, ना कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी। सोशलिज्म का कहां से शुरुआत हुई, कार्ल मार्क्स से शुरुआत हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ रह रही थी आपके कहां पे, कैपिटलिस्टिक के अंदर। जैसे 1929 का यहाँ पे होगा कहीं पे, 1929 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिसमें हमें देखने को मिला कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर खामियां हैं, उनकी जो मार्केट है वो ड्रॉप कर सकती है, वो कोलैप्स कर सकती है। सोशलिज्म एम्फेसिस कलेक्टिव ओनरशिप एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट इन्वॉल्वमेंट।
कि कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, ऐसे किसी एक इंडिविजुअल को बोल देंगे कि प्रॉपर्टी उसी की है, तो वैसा नहीं है, ठीक है। क्या होगा, सबकी कलेक्टिव ओनरशिप चलेगी, और साथ में किसकी ज्यादातर, मेन गवर्नमेंट की, सारा का सारा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही होगी चीजें। कम्युनिज्म एडवोकेट कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग द लेबर। देखो ये सोशलिज्म और आपके कम्युनिज्म में डिफरेंस है। सोशलिज्म में क्या चीज है, ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग स्टेट इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, एक चीज। कम्युनिज्म में क्या किया गया है, कंप्लीट स्टेट ओनरशिप, पूरी तरह से जो सब कुछ है वो सारा का सारा किसका है, स्टेट का पार्ट है। चाइना में ये चीज हमने देखी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद इंक्लूडिंग द लेबर, लेबर का भी खुद के ऊपर कोई राइट नहीं है। अगर मेरे को कहेंगे कि आज उठ के हमको किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, तो उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा राइट क्या है, जो लेबर के ऊपर राइट है वो भी किसका है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस लेबर को कहाँ रखना है, किसको कहाँ भेजना है। ये सारा डिसीजन किसका रहेगा, कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का रहेगा। तो बेसिक सी इतनी इतनी सी चीजें हैं इसमें जानने वाली। उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत रही, प्योर मार्केट कैपिटलिज्म में दिक्कत रही, उसकी वजह से साथ में ही आपके केन्जियन इकोनॉमिक्स का कह सकते हो जन्म हुआ। अब केन्जियन क्या थे, केन्जियन आए आपके जब आपका ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था। उन्होंने क्या कहा कि अगर मार्केट में खुद से डिमांड जनरेट नहीं हो रही, तो आपको खुद डिमांड जनरेट करवानी पड़ेगी। और वो काम किसका है, वो गवर्नमेंट का काम है। वो तो अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे, आप लोग कर दो, ठीक है, आप लोग पैसा लगा दो। आप लोग पैसा लगा दोगे तो क्या होगा, डिमांड जनरेट हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब खर्च करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसकी वजह से केन्जियनिज्म का भी एक तरह से कह सकते हो कि उद्गम हुआ, और आपकी स्टेट इकोनॉमीज जो है वो मार्केट सोशलिज्म की तरफ को बढ़ने शुरू हुई। इसके बाद फेलियर, सेम अगेन वही चीज, केन्जियंस आए आपके, बस ये ध्यान में रख लेना है। 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स चैलेंजेस द आइडिया ऑफ लेजे फेयर इकोनॉमिक्स, जहां पे हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया था कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस बनाना है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करने की जरूरत है। बस नाम याद में रख लेना है कि 1936 में जे.एम. केन्स के नाम से भी इनको जानते हैं। अब जे.एम. केन्स हमने इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कई बार इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन रहे हमारे, ठीक है, माइक्रो के थे एल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो के हैं केन्स, ठीक है, मैक्रो के हैं केन्स। और उसके अलावा अगर मैं कहूं कि इकोनॉमिक्स के कौन है, तो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। तो ये तीन नाम है हमारे जो इंपॉर्टेंट है और जिनको कह सकते हैं फादर का दर्जा दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन, ये सेम चीजें हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे फिर से। अब ग्लोबल एंडोर्समेंट ऑफ द फिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया का जस्ट इसमें केस लिया गया है कि हमने किस तरह से मूव ऑन किया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ को। जब हम स्टार्टिंग की बात करेंगे 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, जवाहरलाल नेहरू का ज़्यादातर रुझान जो था वो कह सकते हो सोशलिज्म की तरफ को था। वो इंस्पायर्ड थे किससे ज़्यादा, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से इंस्पायर्ड थे। इसलिए हमने फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग का कंसेप्ट भी हम लेके आए थे। पर जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके, वो ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सोशलिज्म की तरफ को। इवन दो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था, उसके बावजूद हमने ये मान के चले थे कि गवर्नमेंट ही है जो ज्यादातर आपका कह सकते हो इंडिया के मेन काम कर सकती है, ग्रोथ का काम कर सकती है, उसका सारा कार्यभार दिया गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। इतनी सी चीज हुई थी। तो मोटा मोटा अभी हम आज की बात करेंगे तो वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। स्टार्टिंग में हमारा रुझान थोड़ा ज्यादा था सोशलिज्म की तरफ को, पर धीरे धीरे 1991 तक आते आते वो चीज भी हमारी कम हो गई। हम थोड़े लिबरल हो गए क्योंकि उस टाइम पे रिफॉर्म्स हुए थे। इस चीज को हमने देखना है सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर हम ये चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। देन आता है आपका वॉशिंगटन कंसेंसस। पहले ये चीज है क्या, और दूसरी क्या क्या इसमें आपको रेगुलेशंस दिए गए थे। हुआ क्या, आपके 1970s 80s के आसपास फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कहाँ पे, लैटिन अमेरिका में। अब इन क्राइसिस को करेक्ट करने के लिए जो आपके उस टाइम के डेवलप्ड नेशन थे, उन्होंने कुछ रुझान दिए, ठीक है। उन्होंने कुछ राय दी कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो क्या होगा, इकोनॉमी आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज, हुआ क्या, क्राइसिस शुरू हुए 1980s 90s के आसपास लैटिन अमेरिका के अंदर,
और उसको करेक्ट करने के लिए रुझान दिए किसने, मतलब सलाह दी किसने, डेवलप्ड नेशन ने, ठीक है। तो इसलिए वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, जस्ट वॉशिंगटन जगह का नाम है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो चीज है इसके अंदर, ठीक है। सुझाव क्या थे, ये रहे आपके 10 सुझाव। उन्होंने 10 प्रपोजिशन रखी कि अगर आप इनको पार कर लोगे, इनको मान लोगे, इनको करेक्ट कर लोगे, तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो आपकी इकोनॉमी में भी इशू है वो नहीं आएगा। तो उन्होंने सुझाव दिया है, ये बेसिकली दिया था लैटिन अमेरिकन को, पर फिर बाद में ये सभी कह सकते हो लेस डेवलप्ड कंट्रीज या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके ऊपर उन्होंने ये सजेशन दिए, उनके फोर्सफुल नहीं है, जस्ट उन्होंने सजेशन दी है, ठीक है। पहली चीज बोली फिस्कल डिसिप्लिन, विच मीन्स फिस्कल का मतलब क्या होता है, उधार समझ लो, ठीक है, राजकोषीय उधार, कि बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट उधार ले लेगी बाहर से या फिर अपनी ही कंट्री के अंदर तो क्या होगा, दिक्कत पैदा हो सकती है, बजट के डेफिसिट्स पैदा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उधार ले लोगे तो उधार उतना ही लो जितनी आपकी चादर आपको अलाउ करती है, इतनी सी चीज याद रखनी है। तो फिस्कल डिसिप्लिन मतलब उतना उधार लो जितना आप ले सकते हो, थोड़ा सा उसके अंदर क्या रखो, डिसिप्लिन रखो, बहुत ज्यादा उधार ले लोगे आपको ही दिक्कत आएगी। उसके बाद रीएलोकेशन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, विच मीन्स अगर बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दोगे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मतलब वेलफेयर के ऊपर आप इतना ज्यादा काम कर दोगे तो क्या होगा, आपका पैसा जाता जाएगा पर उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कमाना तो पड़ेगा अगर खर्च करना चाहते हो, तो बोलते हैं उस चीज को आपने क्या करना है, रीएलोकेट करना है। बहुत ज्यादा खर्चा करने के बाद ओके ठीक है, पर ज्यादातर खर्चा किस चीज के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर करो। सब्सिडीज देने में अगर सारा पैसा लगा दोगे तो फिर कहाँ जाएगा सारा पैसा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, रीएलोकेट करने की जरूरत है पब्लिक की स्पेंडिंग को, अपना खर्चा देखो कहाँ जा रहा है, इतनी सी चीज। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, ब्रॉडन करना है टैक्स के बेस को, ठीक है, बेस को बढ़ाना है पर टैक्स के रेट को नहीं बढ़ाना, टैक्स के रेट को रखना है मॉडरेट। टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया, अब मैं कहूँ कि मैं सभी से 20% टैक्स लूंगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, चांसेस हैं लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, वहां से भागना शुरू कर देंगे। इसके बजाय क्या करो, टैक्स का बेस बड़ा कर दो, उसके दायरे बढ़ा दो, कि आपने बहुत सारी चीजें जैसे कंजप्शन पे लगा दिया, प्रोडक्शन पे लगा दिया, इस तरह से दायरे बढ़ा दो उसके, तो आप कह सकते हो कि उसमें आपको फायदा होगा। उसके बाद है मार्केट डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब कीप देम पॉजिटिव इन रियल टर्म्स, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको क्या रखना है, हमने पॉजिटिव रखना है। कंपिटिटिव एक्सचेंज रेट, प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, विच मीन्स कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने सिर्फ इंपोर्ट ही करना है, फिर एक्सपोर्ट ही करना है। दोनों चीजों को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, दोनों की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा अगर अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखोगे, बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा के रखोगे, अपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। इसलिए ट्रेड को लिबरलाइज करने की जरूरत है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की जरूरत है, क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की होने की जरूरत है। उसके अलावा बात की लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या है मेरा, ये है मेरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर उनको बोल देते हैं हम एफडीआई, पर इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। एफडीआई में मान के चलती हूँ कि बहुत लंबे समय तक रहेंगे, मुझे क्या करना है, उनको लिबरलाइज करना है, ताकि कोई बाहर से कंपनी आए और मेरी कंपनी बाहर से कंपनी आके इंडिया के अंदर अपना सेटअप कर सकती है। पहले जैसे देखो एफडीआई अलाउ नहीं होती थी, हमने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि 49% इंडिया ने अलाउ कर दी, 74% कर दी, आज के टाइम में हम क्या सुनते हैं, 100% कर दी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कि अब हम लिबर्टी दे रहे हैं फॉरेन कंपनीज को कि वो यहाँ पे आए और अपना सेटअप लगाएं और यहाँ पे अपना काम करें, ठीक है। दैट इज एफडीआई। तो लिबरलाइज करने की जरूरत है एफडीआई को भी, ताकि आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंदर आए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, सारी की सारी कंपनीज अगर गवर्नमेंट ही संभाल के रखेगी तो वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिससे इंडिया के केस में भी हमने देखा जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं क्या सभी प्रॉफिट्स में होती है, नहीं। क्यों, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर करना, बोलते हैं कि तुम इस मोटिव से काम करोगे तो नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, उनको सेल ऑफ करना पड़ेगा, या तो प्राइवेट सेक्टर को भी उसके अंदर एंट्री देनी पड़ेगी। उसके बाद डी रेगुलेशन, रिमूव द बैरियर्स टू द मार्केट एंट्री एंड कंपटीशन, बहुत ज्यादा लाइसेंस लगा दोगे, बहुत ज्यादा रेगुलेशन कर दोगे तो उससे भी आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उससे फायदा नहीं हो रहा, उस चीज को भी क्या कर दो, कम कर दो। अब यहाँ पे शब्द हो रहा है डी रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या मतलब हुआ, रूल्स अगर मैं इंप्लीमेंट करती हूँ तो हो गया रेगुलेशन, डी रेगुलेशन अगर मैं उन रूल्स को कम करती हूँ, खत्म करती हूँ तो वो हो गया डी रेगुलेशन। प्रॉपर्टी राइट्स, एंश्योर द लीगल सिक्योरिटी फॉर ओनरशिप, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो वो मेरी ही होनी चाहिए, इस चीज की मुझे गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आके उसको बोल दे बाद में कि ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट,
ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स जो है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, इतनी सी चीज़। तो जो डेवलप्ड नेशन थे, जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, वो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर आप इन 10 चीज़ों को मान लोगे, ठीक है, 10 चीज़ों को मान लोगे तो क्या होगा, आपकी कंट्री के अंदर क्राइसिस नहीं आएंगे। अब देखो सिंपली क्या है, अ लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएटेड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, US ट्रेजरी, टू हेल्प whom स्ट्रगलिंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन 1980s एंड 1990s। इतनी सी चीज है, यही चीज हम बात कर चुके हैं, तो अगेन मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगी। अब इसके अलावा सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी के अंदर, मेरे पास है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं, इनके आपने नाम भी सुने होंगे, न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा छाए रहते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जब मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ किसके साथ, जमीन के साथ, नेचर के साथ मैं काम कर रही हूँ, कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द नेचर या फिर प्रोड्यूस कर रही हूँ फ्रॉम द नेचर, उसको कह दूंगी मैं प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि फार्मिंग कर रही हूँ, फिशिंग कर रही हूँ, फॉरेस्ट्री कर रही हूँ, माइनिंग कर रही हूँ, एग्रीकल्चर हम मोस्टली कहते हैं किसका पार्ट है, आपके प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो, अब प्राइमरी प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, ठीक है, जमीन से मैंने चीज एक्सट्रैक्ट कर दी, उसके ऊपर प्रोड्यूस कर दी रॉ मटेरियल वगैरह लगा के, पर क्या मैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती हूँ, सवाल का आंसर है नहीं, मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे रॉ मटेरियल मिला है, उस रॉ मटेरियल को फर्निश करके कंज्यूमेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या मिल गया मुझे, नेचर से मिल गया, प्राइमरी सेक्टर से मिल गया। अब उसी चीज को मैंने क्या करना है, कन्वर्ट करके आपके मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उसको कंज्यूम करने लायक बनाना है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज माय सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी में क्या हो गया, जमीन से मैंने सामान निकाला, काम किया उसके ऊपर, सेकेंडरी में मैंने भेजा, अब वो कंज्यूम करने लायक बन जाएगा। टेरिशरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर। अब ये टेरिशरी सेक्टर क्या है, मेनली डील करेगा इन दोनों के बीच का लिंक, ठीक है। लिंक कैसे हो सकता है, अब मुझे यहाँ से यहाँ पे चीजें भेजनी है, मैं कैसे भेजूंगी, थ्रू द ट्रांसपोर्ट, मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई फार्मर है, फार्मर जो है वो अब मैन्युफैक्चरर से बात करना चाहता है, कैसे बात कर सकता है, थ्रू द टेलीफोन्स, पेमेंट करना चाहता है, कैसे कर सकता है, थ्रू द बैंकिंग। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है, कह सकते हैं वो कौन है, टेरिशरी सेक्टर है। तो ये आपको डायरेक्टली कोई गुड नहीं दे रहा, ठीक है, ये आपको क्या देगा, इनविजिबल सर्विसेज देगा, विच मीन्स जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारा किसका पार्ट रहेंगे, सर्विस का पार्ट रहेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, जमीन पे काम किया, ठीक है, और उन सब चीजों को मैंने भेज दिया कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में, ताकि वो फिनिश्ड गुड्स बन सके। पर वो को भेजूंगे कैसे मैं, थ्रू द टेरिशरी सेक्टर। अब इतनी ध्यान में रखनी है चीज, टेरिशरी सेक्टर जो है मोस्टली इनविजिबल सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है मेरा इनविजिबल सेक्टर है, विच मीन्स उन चीजों को देख नहीं सकते पर उनको महसूस कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, बैंकिंग है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो सर्विस है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने तरह से उसको और डिवाइड किया जा सकता है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, वही चीजें, ठीक है, यहीं से ड्राइव्ड है चीजें, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यहीं से ड्राइव किया कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोल दिया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोल दिया, सर्विस इकोनॉमी बोल दिया। एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्या होगी, जब मैं एग्रीकल्चर से सारी की सारी इनकम ड्राइव कर रही हूँ या फिर उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो क्या होगी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी होगी। When over 50% of countries GDP come from the agriculture and related activities, वो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर से, तो मैं कह दूंगी ये इकोनॉमी कैसी है, ये एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसी होगी, जहां पे ज्यादातर जो आपका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कहां से आ रहा है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रहा है, तो मैं कह दूंगी, या फिर सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, तो मैं कह दूंगी ये है मेरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। उसके बाद सर्विस इकोनॉमी। अब ये क्या है, टेरिशरी सेक्टर से अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, जैसे इंडिया के केस में हमने देखा है कि 55% कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपके टेरिशरी सेक्टर से आ रहा है, तो मैं कह दूंगी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मेरी सर्विस इकोनॉमी है, ठीक है, ज्यादातर लोग जो है सर्विस के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मोस्टली हमने क्या देखा है कि जो प्रोसेस चलता है ना एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज का, लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री पे जाते हैं, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है आपका बढ़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन कवर करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर फिल कर सकता है, इसीलिए लास्ट में जाके वो कह सकते हो बढ़ता है। पर इंडिया के केस में हमने देखी है डिफरेंट चीज, वो हुआ है बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज, और उसको हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन की जो प्लानिंग कमीशन है या फिर प्लानिंग थी, उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा सर्विसेज के ऊपर, कि हमारी सर्विसेज ज्यादा बढ़ी एज कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल वन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट शुरू होगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।